नमस्कार छात्र छात्राओं। कक्षा 10वीं के इस कालांश में आज हम व्याकरण के एक उपविषय रस से संबंधित चर्चा करेंगे। रस एक ऐसा उपविषय है जो हमारे 10वीं कालांश में कुछ समय पहले ही शामिल किया गया है। अगर मैं कहूँ कि व्याकरण का सबसे कोई अगर मुश्किल उपविषय कोई है तो वो रस है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने जो स्टूडेंट हैं 9 तक जिन्होंने पढ़ा है वो रस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं रस के बारे में। रस को विभिन्न साहित्यकारों ने, कवियों ने और लेखकों ने काव्य की आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा यानी कि वो मानते हैं कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा नहीं होती तो उस शरीर का कोई भी महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यदि हम कविता में से, काव्य में से रस को निकाल देते हैं तो फिर वो कविता निष्क्रिय हो जाती है। तो रस को काव्य की आत्मा मानने वाले जो आचार्य थे वो थे भरत मुनि। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा में देखिए, जिस काव्य पंक्ति को पढ़ने, सुनने एवं देखने के बाद हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बातें करते हैं या कोई भी काम करते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो किसी उद्देश्य से परिपूर्ण ना हो। हम जो भी काम करते हैं तो उस काम को करने के बाद हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद को ही काव्य की भाषा में, कविता की भाषा में रस के नाम से जानते हैं। अभी हमने बताया था कि ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई रचना, ऐसा कोई नाटक, ऐसा कोई निबंध, कहानी आज तक बनाई नहीं है जिसमें किसी प्रकार के आनंद की उत्पत्ति ना हो। इसलिए हम रस को काव्य की आत्मा ही कहेंगे। परिभाषा के तौर पर हम कहेंगे किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ने, सुनने एवं देखने के बाद जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, छोटी सी काव्य पंक्ति है। छोटी सी काव्य पंक्ति को सुनने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक माँ जो श्री कृष्ण है वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। यहां पर भी हमें आनंद नहीं कहेंगे हम उसको, लेकिन एक भाव की उत्पत्ति हो रही है, उस भाव को ही हम रस के नाम से जानते हैं। तो इट मीन्स मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ने, सुनने एवं देखने के बाद हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस भाव की प्राप्ति होती है, उसको ही हम रस के नाम से जानते हैं। और रस के जो सूत्रपारक हैं, आविष्कारक हैं, वो आचार्य भरत मुनि जी हैं। यानी हिंदी साहित्य में अगर कोई रस का सूत्रपात करने वाला था, रस को हिंदी साहित्य में शामिल करने वाला था, रस को किसी ने अगर महत्व दिया तो वो आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो इनका नाम सुनहरे अक्षरों में आज भी लिखा जाता है। अब बात करते हैं, इन्हीं आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया। यह सूत्र जो है वो सूत्र है जिसके आधार पर हम पूरे रस से संबंधित जो हमारा टॉपिक है उसको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। यदि इनमें से एक भाव भी छूट गया तो हमारे रस की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है।
अब हम बात करते हैं रस के अंगों की। आप इसको रस के अंग भी कह सकते हैं, इसको रस के तत्व भी कह सकते हैं, इसको अव्यय भी कह सकते हैं। यानी कि अंग, अव्यय और तत्व ये एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। यदि आपसे अंग पूछे जाते हैं तब भी वही बात है, तत्व पूछे जाते हैं तब भी वही बात है, और अव्यय पूछे जाते हैं तब भी वही बात है। तो पहला जो अव्यय है वो है विभाव। विभाव, विभाव का मतलब होता है कारण। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि विभाव वो कारण होते हैं जिनके आधार पर हमारे मन में कोई भी भाव उत्पन्न होता है। जैसे कल्पना कीजिए कि मैंने अभी एक बच्चे को अपने पास बुलाया, पास बुलाकर उस बच्चे को कोई भी पंक्ति सुनाई। सपोज करो वो पंक्ति जो है दुख से भरी है, या सपोज करो वो पंक्ति जो है हंसी से भरी है। आज वो पंक्ति सुनने के बाद उस बच्चे के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी ढेर। अब ये पंक्ति पढ़ने के बाद उस बच्चे पर या आप सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? इट मीन्स पंक्ति पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में शोक या दुख का भाव प्रकट होगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उस पंक्ति के कारण, वो पंक्ति है कारण। एक और एग्जाम्पल देखिए, कल्पना कीजिए आपकी क्लास अभी चल रही है, एक बच्चा पीछे से शोर कर रहा है, उस बच्चे को पास में बुलाया जाता है, उस बच्चे को एक लगाया जाता है, एक थप्पड़ लगाया जाता है। अब उस बच्चे के चेहरे पर क्या होगा? क्रोध आएगा, उसको गुस्सा आएगा। उसको गुस्सा क्यों आया? उस थप्पड़ के कारण आया। इसी प्रकार उस आपके मन में जो दुख के भाव उत्पन्न क्यों हुए थे? उस काव्य पंक्ति के कारण उत्पन्न हुए थे। हंसी के भाव उत्पन्न क्यों हुए थे? उस पंक्ति के कारण उत्पन्न हुए थे। तो विभाव का मतलब वो कारण। यहां पर आप लिख सकते हो विभाव, इट मीन्स यहां पर कारण। इनकी संख्या होती है 2। इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अनुभाव, अनुभाव होता है प्रभाव। इट मीन्स जो हमने कारण दिया उस कारण का प्रभाव क्या पड़ा। जैसे अभी मैंने बात की थी कि उस बच्चे पर, यानी बच्चे को पास में बुलाया गया, उस बच्चे को एक थप्पड़ लगाया गया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उस बच्चे के चेहरे पर क्रोध के भाव उत्पन्न हुए। वो प्रभाव क्या बना? यहां पर बना गुस्सा, यहां पर आया गुस्सा। यानी थप्पड़ लगने के कारण गुस्सा उत्पन्न हुआ। काव्य पंक्ति को पढ़ने के बाद उसके मन में शोक उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। काव्य पंक्ति को पढ़ने के बाद ही उसके मन में हंसी उत्पन्न हुई। तो हंसी या दुख, ये क्या है? प्रभाव। हम जो भी काव्य पंक्ति पढ़ते हैं, हम जो भी काव्य पंक्ति पढ़ रहे हैं, उस पंक्ति का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इट मीन्स अनुभाव। अब इसके बाद आते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या भी 4 है, इसके बारे में हम बात करेंगे। संचारी भाव, यहां पर व्याभिचारी लिखा हुआ है। व्याभिचारी, व्याभिचारी को दूसरे व्याभिचारी को हम संचारी भाव के नाम से भी जान सकते हैं, या संचारी भाव को हम व्याभिचारी के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये व्याभिचारी या संचारी भाव होते क्या हैं वो देखिए। व्याभिचारी या संचारी भाव वे भाव होते हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। संचारी मीन संचरित करते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, पल पल परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अभी आपके सामने, यानी आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, अचानक आपकी गाड़ी के सामने, आंखों के सामने कोई दुर्घटना हो जाती है। अभी तक जो माहौल बना हुआ था खुशनुमा, अब वो दुख में परिवर्तित हो जाता है, तुरंत बदल जाता है। आप उस घटनाक्रम को देखकर आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपसे कुछ दूरी पर ही कुछ गाड़ियां आपस में भयंकर रूप से टकरा गई हैं। आपके मन में भय और डर, भय और दुख दोनों उत्पन्न होगा। उसके बाद आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण आप हैरान हो जाते हो, तो हैरानी वाला भाव। उसके आगे चलने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण फिर हंसी का माहौल बन जाता है। इट मीन्स ये संचारी भाव हैं, यानी कि वे भाव जो पल पल परिवर्तित होते रहते हैं,
उनको हम संचारी भाव या विभाव के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या होती है 33। कंपन करना, मुट्ठियां बिचना, आंखें लाल होना, पसीना आना, इस प्रकार की चीजों में शामिल है। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे मन में हमेशा मौजूद होते हैं। स्थायी नाम से पता चल रहा है। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं और अवसर आने पर ये उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि हमारे मन में रति भी है, हमारे मन में शोक भी है, हमारे मन में हंसी भी है, हमारे मन में भय भी है, हमारे मन में आश्चर्य भी है, हमारे मन में वत्सल भी है, हमारे मन में वैराग्य भाव भी है, सब कुछ है। लेकिन जब अवसर आएगा, जब स्थिति आएगी, तब वो चीज प्रकट होगी। अब हम और आप पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं तो हम दोनों के, मेरे मन में और आपके मन में शांत भाव चल रहा है। ये शांत भाव आपके मन में भी और मेरे मन में भी मौजूद था, लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये उत्पन्न हो रहा है। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि हम भागने लगे, यानी कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हम डर जाएं, तो डर का भाव हमारे मन में मौजूद था, लेकिन अब नहीं हमने देखा, लेकिन डर की स्थिति आने के बाद ही वो उत्पन्न हो गया। ऐसे ही हंसी, ऐसे ही कोई और भाव। तो स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे मन में हमेशा मौजूद होते हैं, अवसर और परिस्थिति आने पर वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। इनकी संख्या 9 है। 9 गौण रूप है और 2 गौण है। 9 प्रमुख और 2 गौण है। अब हम यहां पर बात करेंगे स्थायी भाव के भेदों की। अब हम इनकी डिटेल बताएंगे कि अब विभाव के क्या प्रकार होते हैं, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, और संचारी भाव, या फिर और आगे देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव की। स्थायी भाव, स्थायी भाव हमारे यहाँ पर जो हमारे साहित्य में जो रसों की संख्या बताई गई है, लगभग 11 बताई है। 2 प्रमुख हैं, 9 प्रमुख हैं और 2 गौण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। उसके बाद हम बात करते हैं वीर, उत्साह। उसके बाद हम बात करते हैं शांत रस, वैराग्य, या फिर हम यहां पर सम भी डाल सकते हैं। उसके बाद